हेलो स्टूडेंट, हमारे इस प्यारे से चैनल अल्फा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रासायनिक बलगति का पार्ट 5, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जैसे कि आपको पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियोज में, आपने देखा होगा जो हमारी अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसमें किस तरह से जो है टक्कर सिद्धांत के द्वारा उसको समझाया गया है। अब आज समझेंगे इस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अर्थात ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। चलिए समझते हैं। पहला रीजन हमारा सांद्रता। ठीक है, सांद्रता का मतलब क्या है? जो अभिकारक है, हमारे अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ गई यानी अभिकारक की मात्रा बढ़ गई तो उससे अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावित टक्करों के ज़्यादा होने की संभावना होगी, इससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ने पर सक्रियत अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, सक्रियत अणु क्या होते हैं? सक्रियत अणु वे होते हैं, ठीक है, जिनसे उत्पाद बनता है। जो हमारे अणु हैं अभिकारक की, उनके पास कुछ ऊर्जा पहले से होती है। ठीक, अब उनको इतनी ऊर्जा मिल जाए कि सक्रिय हो जाएं, जिससे उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएं। तो सांद्रता बढ़ने पर भी अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ने पर सक्रियत अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अगला रीजन है हमारा ताप। ये ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? ताप अगर बढ़ाएंगे अभिकारक अणुओं का तो वे जल्दी से दहली ऊर्जा को क्रॉस कर लेंगे और सक्रियत अणु बनाएंगे, इससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा कारण होगा ताप। तो ताप बढ़ाएंगे तब भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तीसरा कारण है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो दो होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। जो धनात्मक उत्प्रेरक है ना, ये सक्रिय ऊर्जा को घटाता है, इसी की वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, क्योंकि उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। ठीक है, इसकी वजह से वेग बढ़ जाता है। चौथा रीजन है अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर वेग बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या? समझाते हैं आपको, देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है और एक यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जगह कम है, क्षेत्रफल यहाँ पे कम है। क्षेत्रफल कम है तो टक्करों की संख्या कम होगी, इससे वेग कम होगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है, टक्करों की संख्या ज़्यादा होगी तो वेग ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला कारण हमारा प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश को। पांचवा रीजन हमारा प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं उनको अंधेरे में कराएंगे तो धीमा होंगी, और प्रकाश में ले जाके कराएंगे तेज होंगी। तो प्रकाश से भी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और सारी चीज़ों को पेन और कॉपी लेके बैठे रहिए और सारी चीज़ों को लिखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो चलिए देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है आणविकता। ठीक है, आणविकता को समझेंगे। मोलिकुलरिटी क्या होती है? रासायनिक बलगति में ये आणविकता के बारे में पूछा जाता है। ये आणविकता क्या है? तो लिखा गया यहाँ पे देखिएगा, किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। इसका मतलब होता है आणविकता का, मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो प्रारंभिक में, ठीक है, जितने अणु टकराएंगे एक बार वही कहलाएगी आणविकता। ठीक है, आणविकता का मतलब होता है एक बार में टकराने वाले अणुओं की संख्या से होता है। ठीक है, कितने अणु एक साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे NH4 NO2, ये बदल रहा है N2+ 2H2O में, देख रहे हैं। तो यहाँ पे आणविकता कितनी होगी? एक आणविकता होगी। तो ये कैसी अभिक्रिया है? एका अणुक अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केवल एक अणु है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद, ये एक प्रारंभिक पद है, ठीक है, में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, कितने प्रकार के अणु? केवल एक प्रकार का अणु है, NH4 NO2, इसलिए अभिक्रिया है एकाणुक अभिक्रिया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। H2+ I2 एरो, ये बना रहे हैं 2HI
तो यहाँ पे देखिएगा कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक H2 है और एक I2 है। तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 2। इसकी आणविकता 2 होगी, तो इसे कहेंगे द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 2NO प्लस O2 बनाएगा 2NO2। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे कितने अणु भाग ले रहे हैं? यहाँ पे 2 अणु, यहाँ पे 1 अणु, टोटल कितने अणु है? 3। तो आणविकता यहाँ पे कितनी है? 3। तो कहेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया। यहाँ पे ये होगी त्रिअणुक अभिक्रिया। इस तरह से अभिक्रिया की जो आणविकता होती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इससे ज़्यादा की आणविकता की अभिक्रियाएं संभव नहीं है, क्योंकि टक्कर जो है हमेशा 1, 2 या 3 अणुओं में ही संभव हो पाती है। इससे ज़्यादा के अणुओं के टकराने की संभावना नहीं होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। ठीक है, चलिए अब आणविकता के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। इसका मतलब क्या है? आणविकता सैद्धांतिक मान या एक सिद्धांत द्वारा इसको बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सैद्धांतिक मान का मतलब है कि प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, यहाँ पे 1 अणु भाग ले रहा तो आणविकता 1, 2 अणु भाग ले रहा आणविकता 2, 3 अणु भाग ले रहा आणविकता 3। इसे रासायनिक समीकरण, और कैसा होने? संतुलित। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण देखकर बता सकते हैं। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण देखकर बता सकते हैं। लेकिन दूसरा चीज़ है, देखिएगा यहाँ पे अभिक्रियाएं 2 होती हैं। एक सरल अभिक्रियाएं होती हैं। सरल अभिक्रियाएं जो है प्रारंभिक पद में होती हैं। ठीक है, एक ही पद में पूरा हो जाती हैं। लेकिन जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं कई पदों में पूर्ण होती हैं। तो जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता को हम रासायनिक समीकरण देखकर नहीं बता पाते हैं। जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं इनका प्रत्येक पद लिखने पर हर पद की अलग अलग आणविकता होती है। यहाँ लिखेंगे जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता, जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता समीकरण देखकर नहीं बताई जा सकती। ठीक है, तो जटिल अभिक्रियाएं जो होती हैं उनकी आणविकता को समीकरण को देखकर नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जटिल अभिक्रियाओं के जितने पद होते हैं हर पद की अलग अलग आणविकता होती है। ठीक है, संपूर्ण आणविकता नाम का कोई मतलब नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। आणविकता हर पद की अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता समीकरण देखकर नहीं बताई जा सकती। तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में प्रत्येक पद की अलग अलग आणविकता होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक पद की अलग अलग आणविकता होती है। यानी कि जो सरल अभिक्रियाएं हैं उनकी आणविकता तो समीकरण देखकर हम बता देंगे, लेकिन जो जटिल अभिक्रियाएं हैं उनकी आणविकता को हम रासायनिक समीकरण द्वारा नहीं बता पाएंगे। जो जटिल अभिक्रियाएं हैं उनके प्रत्येक पद को लिखा जाएगा तो हर पद की अलग अलग आणविकता होगी। ठीक है, चलिए और समझते हैं कुछ चीज़ें इनके बारे में। आणविकता सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है।
आणविकता सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, इस तरह से होगा। ऐसा नहीं कि 1/2 हो जाए, 0.5 हो जाए, ऐसी आणविकता कभी नहीं होगी। ठीक है, तो आणविकता सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है। चलिए और आगे देखते हैं। अर्थात भिन्नात्मक नहीं होती है, अर्थात भिन्नात्मक नहीं होती है। चौथा पॉइंट, आणविकता तीन से ज़्यादा संभव नहीं है। आणविकता 3 से ज़्यादा संभव नहीं है। नहीं, आणविकता 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, आणविकता 3 से ज़्यादा संभव नहीं है। उसके बाद आगे यहाँ पे, ठीक है, आणविकता का अर्थ है टकराने वाले अणुओं की संख्या। ठीक है, तो आणविकता के लिए इतनी सारी चीज़ें पर्याप्त हैं आपके सिलेबस के लिए। फिर से समझा देते हैं। आणविकता क्या है? किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। प्रारंभिक पद ऐसा लिखा है, प्रारंभिक पद का मतलब है जो सरल पद है। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं एक ही बार में पूरी हो जाती, एक स्टेप में पूरी हो जाती हैं। कुछ अभिक्रियाएं हैं 2-3 स्टेप में, कई चरणों में पूरा होती हैं। ठीक है, तो जो अभिक्रियाएं प्रारंभिक पद में हो रही हैं उनकी आणविकता तो हम रासायनिक समीकरण को देखेंगे, वहाँ से बता देंगे इसकी आणविकता 1 है, 2 है या 3 है। लेकिन जो जटिल अभिक्रियाएं हैं जिनके प्रारंभिक पद को हम नहीं जानते हैं उनकी आणविकता हम नहीं बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो जटिल अभिक्रियाएं हैं उनके प्रत्येक पद को लिखा जाए तब उनकी आणविकता हम बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए NH4N2 एक अभिकारक है तो 1 अणु, यहाँ पे देखिए 2 अभिकारक है तो 2 अणु, यहाँ पे देखिए 3 अभिकारक हैं तो 3 अणु अभिक्रियाएं। ठीक है, आणविकता का मतलब होता है टकराने वाले अणुओं की संख्या। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, ठीक है, ये कोई प्रयोगात्मक मान नहीं है। इसको समीकरण देखकर बताया जाता है। कैसा समीकरण होना चाहिए? संतुलित। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण देखकर बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा है जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता समीकरण देखकर नहीं बताई जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक पद की अलग अलग आणविकता होती है। आणविकता सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है। आणविकता 3 से ज़्यादा संभव नहीं है। ठीक है, आणविकता का अर्थ है टकराने वाले अणुओं की संख्या। ठीक है, तो आणविकता को नोट कीजिएगा। ठीक है, जैसे इसके पहले मैंने पढ़ा क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उसके पहले मैंने टक्कर सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक होगा अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि को पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें के बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।